हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है जीके बुक। जीके बुक में आज है बैंकिंग जीके का 5वां पार्ट, जिसमें हम आपको बता रहे हैं बैंकिंग टर्म्स के बारे में। ये टर्म्स आपको किसी भी तरह की बैंकिंग एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, इसमें ये पूछी जा सकती है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो IBPS क्लर्क हो गई या PO हो गई या IBPS SO हो गई, या इसके अलावा SBI जो अपनी एग्ज़ाम खुद करवाता है उसकी कोई भी एग्ज़ाम हो गई, उनमें ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहली टर्म है बैंक अकाउंट, या कहें कि बैंक खाता। ये क्या होता है? बैंक अकाउंट या बैंक खाता बैंकों के द्वारा प्रदान करवाया जाने वाला एक वित्तीय खाता होता है, जिसमें ग्राहक और बैंक के बीच सारी लेन देन की प्रक्रिया होती है। अगला है एमोर्टाइजेशन या परिशोधन। परिशोधन ऋण या बंधक जैसे ऋण का आवधिक भुगतान है। परिशोधन समय की अवधि में कई आवधिक किस्तों में एक मुश्त नकदी प्रवाह की व्यवस्था है, जिसे परिशोधन एजेंडा भी कहा जाता है। अगला है बैंक रेट या बैंक दर, इसे छूट दर भी कहा जाता है। 90 दिनों की लंबी अवधि के लिए बिना किसी सुरक्षा के अन्य बैंकों को पैसा उपलब्ध कराने के लिए RBI जिस दर से निश्चित प्रतिशत शुल्क लेता है उसे बैंक रेट कहा जाता है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आप ध्यान रखें। अगला है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस बैंकों द्वारा बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों को बेचने की एक अवधारणा है। बैंक एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 610 के तहत बैंक अश्योरेंस उत्पादों को बढ़ावा देता है। यह 1980 के दशक में यूरोप में उत्पन्न हुआ था और काफ़ी सफल रहा था। अगला है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक सूची जो एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के लिए, अन्य देशों के साथ किसी देश की लेन देन को बताती है। ठीक है, वो क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देश में भुगतान या कहीं की रसीद को धनात्मक संख्याओं के रूप में दर्ज किया जाता है, जिसे क्रेडिट कहा जाता है। देश के बाहर भुगतान ऋणात्मक संख्याओं के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें ऋण कहा जाता है। एक एकल संख्या देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सारांशित करती है। क्या होता है ये? यह होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या हिंदी में कहे भुगतान संतुलन अधिशेष। अगला है बलून मॉर्गेज। बलून मॉर्गेज एक प्रकार का लोन होता है जिसकी आरंभिक अवधि में निम्न या कोई मासिक भुगतान नहीं होता है, लेकिन आखिर में कर्ज लेने वाले को इकट्ठा बकाया जमा करना पड़ता है। अगला बिल ऑफ एक्सचेंज, या कहे विनिमय विपत्र। विनिमय का एक बिल एक गैर ब्याज वाला लिखित आदेश है जो मुख्य रूप से विदेशी व्यापार में उपयोग किया जाता है, जो एक पार्टी को एक निश्चित भविष्य की तारीख में दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। विनिमय के बिल पर लेनदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और देनदार द्वारा स्वीकार किया जाता है। अगला है बैंक्रप्सी, या कहें कि दिवालियापन। दिवालियापन एक ऐसे व्यक्ति की कानूनी घोषणा है जो कर्ज चुकाने में असमर्थ है। बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन। आमतौर पर दिवालियापन 2 प्रकार के होते हैं, पुनर्गठन और परिसमापन। पुनर्गठन के दिवालियापन के तहत देनदारों को अपनी बिल योजनाओं का पुनर्गठन करना चाहिए ताकि उन्हें अधिक आसानी से पूरा किया जा सके। और दूसरा है परिसमापन दिवालियापन। परिसमापन दिवालियापन के तहत देनदारों को पैसा बनाने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है ताकि वे अपने लेनदारों को भुगतान कर सके। अगला है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन या उसके जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसियों को संचालित किया जाता है। यदि इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो यह एक डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है, यानी कि पब्लिक लेजर है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर पार्टिसिपेंट्स अपने लेन देन को कंफर्म कर सकते हैं, वहीं उन्हें किसी सेंट्रल क्लियरेंस अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगला है कॉल मनी। कॉल मनी या नोटिस मनी बहुत कम अवधि के लिए मांग पर उधार लिया गया धन है। जब पैसा एक दिन के लिए उधार दिया जाता है तो उसे कॉल मनी के रूप में जाना जाता है। अगला है कैमल्स रेटिंग सिस्टम। यह अमेरिका में विकसित एक रेटिंग प्रणाली है जिसका उपयोग
पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को रेट करने के लिए किया जाता है। यह यूएस में प्रत्येक बैंक पर लागू होता है और यूएस के बाहर विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। और प्रत्येक कारक को निम्नानुसार भार सौंपा गया है, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो 20%, एसेट क्वालिटी है वो भी 20% है, मैनेजमेंट 25%, अर्निंग 15%, लिक्विडिटी 10% और सेंसिटिविटी 10%। कासा स्टैंड्स फॉर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। कासा अनुपात कुल जमा में चालू और बचत खाता जमा के रूप में बैंक में रखे गए जमा के मूल्य को प्रदर्शित करता है। उच्च कासा अनुपात का अर्थ है बैंक की बेहतर परिचालन क्षमता। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट बैंक द्वारा उधार लेने वाली विनिर्माण या फिर व्यापारिक इकाई को कच्चे माल, अर्ध तैयार माल और भंडार सहित तैयार माल के मूल्य के लिए स्वीकृत एक उचित सीमा है। कैश रिजर्व्स रेशो यानी कि CRR। प्रत्येक बैंक नकद और शुद्ध मांग के रूप में RBI के पास अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत बनाए रखता है। प्रत्येक बैंक को प्रत्येक 15 दिन में RBI को राशि भुगतान करना होता है। चेक। एक चेक एक बैंकर को संबोधित एक बिना शर्त आदेश है जिस पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है जिसने एक बैंकर के पास पैसा जमा किया है। उससे अनुरोध किया जाता है कि वह निश्चित राशि का भुगतान केवल निश्चित व्यक्ति या साधन के धारक के आदेश पर करे। क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ RBI। हमारे देश में बहुत से लोगों को करेंसी नोट पर कुछ लिखने की या मोड़ने की, स्टेपल करने की बुरी आदत होती है जो नोट को ख़राब कर देती है। इसलिए ऐसी घटनाओं से बचने के लिए RBI ने 2001 में करेंसी नोटों का जो जीवन है उसको बढ़ाने के लिए स्वच्छ नोट नीति की शुरुआत की थी। इस स्वच्छ नोट नीति का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो नीति है वो कब शुरू की गई थी, तो आप ये ध्यान रखें 2001 में ये शुरू की गई थी। अब हम बात करेंगे क्रेडिट क्रंच की। क्रेडिट क्रंच को क्रेडिट निचोड़ या क्रेडिट संकट के रूप में भी जाना जाता है। क्रेडिट क्रंच एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऋण या क्रेडिट की उपलब्धता में तत्काल गिरावट आती है। ऐसी स्थिति जिसमें अचानक ऋण मिलना कठिन हो जाता है। कभी कभी यह बैंकों, NBFC और कई अन्य उधारदाताओं जैसे वित्तीय संस्थानों से फंड प्राप्त करने के लिए सख्त नियमों और विनियमों जैसे विपरीत कार्यों द्वारा किया जा सकता है। अगला है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी CBS बैंक शाखाओं का समूह है जो ग्राहकों को अपने खातों का प्रबंधन करने और दुनिया के किसी भी हिस्से से विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है। ग्राहक अब शाखा का ग्राहक नहीं है, इससे वह बैंक का ग्राहक बन जाता है। क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग एक उधारकर्ता या ऋण लेने वाले की क्रेडिट योग्यता का आकलन है। साख का मतलब एक उधारकर्ता की ऋण की सेवा करने की क्षमता से है, अर्थात ब्याज के साथ ऋण का भुगतान करना, वो होता है क्रेडिट रेटिंग। करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट इसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा किया जाता है ताकि वे जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट उपलब्ध करा सके। हालांकि RBI ने RBI की ओर से करेंसी चेस्ट खोलने और निगरानी करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को नियुक्त किया है। वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा तिजोरियों में रखे गए धन को RBI में रखा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। यह भारत में नागरिकों के लिए एक प्रकार का बैंक खाता है ताकि वे स्टॉक या डिबेंचर में व्यापार कर सके जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध है। जिस प्रकार एक बचत खाते में बचा हुआ धन होता है, उसी प्रकार एक डीमैट खाते में स्टॉक सहेजा जाता है। अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट एक संगठित बाजार है जो व्यापार के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करता है, जबकि मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट व्यापार के लिए अल्पकालिक वित्त प्रदान करता है। अगला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्प। इसका शॉर्ट फॉर्म है DICGC।
भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 फरवरी 2020 को जारी एक बयान में कहा कि बैंक जमा पर बीमा कवर प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़े हुए बीमा कवरेज के बाद जमा किए गए 10 पैसे प्रति 100 रुपये के मुकाबले बैंक 12 पैसे का प्रीमियम देंगे। अगला है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट एक वित्तीय गतिविधि है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में धनराशि निकालता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें प्राप्तकर्ता भुगतानकर्ता के खाते से राशि निकालता है। भुगतानकर्ता ने बैंक को निर्देश दिया है कि प्राप्तकर्ता को सीधे खाते से राशि निकालने की अनुमति दी जाए। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की। विदेशी स्रोतों के माध्यम से हमारे देश में वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाने वाले धन को बाहरी वाणिज्यिक उधार कहा जाता है, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहा जाता है। वे किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे ऋण, क्रेडिट, यहाँ तक कि सुरक्षा उपकरण। उन्हें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति नहीं है। और विदेशी स्रोतों से लिए गया ऋण न्यूनतम औसत जो परिपक्वता है, यानी कि मैच्योरिटी की जो अवधि है वो 3 वर्ष की। अब हम बात करेंगे एफडीआई की, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या कहें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई तब होता है जब व्यक्ति या कंपनी जो गैर भारतीय है और वो भारतीय कंपनियों में निवेश करते हैं। इस प्रकार एफडीआई के माध्यम से निवेशक भारतीय कंपनियों में शेयरधारक बन जाते हैं और आमतौर पर उनकी जो हिस्सेदारी होती है वो उन्हें कंपनी की नियंत्रण शक्ति प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे ग्रीन बैंकिंग की। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनी बैंकिंग गतिविधियों से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। ग्रीन बैंकिंग का उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय में ग्राहकों की आदतों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के साथ साथ संचालन और प्रौद्योगिकी में सुधार करना है। अब हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जब कोई संगठन, व्यक्ति या कंपनी दिवालिया घोषित होता है, जब वे समय पर अपना कर्ज भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो ये जो डेफिनेशन है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप की, यानी ब्याज दर स्वैप। ब्याज दर स्वैप जो होता है वो 2 पक्षों के बीच एक संविदात्मक समझौता है जो भविष्य में ब्याज दर भुगतान का आदान प्रदान करने के लिए सहमत होते हैं, जो वे ऋण या बॉन्ड पर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र एक छोटी बचत योजना है जिसे भारत सरकार के लघु बचत निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है और डाकघर इन बचत बॉन्डों को बेचते हैं। यह एक एफडी की तरह होता है। किसान विकास पत्र नाम का एक प्रमाण पत्र, इस पर ब्याज की दर, परिपक्वता अवधि, निवेशक का नाम आदि छपा होता है। अगला है लीगल टेंडर, यानी कानूनी निविदा। सिक्का अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार करेंसी नोट और सिक्के रुपए 1 और अधिक सीमित राशि के लिए वैध मुद्रा है। अगला है लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख पत्र। यह बैंक के द्वारा दिया जाता है जिसमें बैंक विक्रेता को खरीदार की तरफ से गारंटी देता है पैसे समय पर चुकाने की। इस प्रवृत्ति में यदि खरीदार विक्रेता को सहमत भुगतान करने में असमर्थ होता है तो बैंक खरीदार की पूरी या बची हुई शेष राशि है उसका भुगतान करता है। अगला है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम कोई विशेष प्रकार के एटीएम नहीं है, यह पॉइंट ऑफ सेल का उन्नत संस्करण है। इसमें बायोमेट्रिक स्कैनिंग की एक अतिरिक्त सुविधा है। इसे एटीएम के मिनी संस्करण के रूप में भी जाना जाता है। ये मशीनें जीपीआरएस यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी हैं और यह विभिन्न प्रकारों की सेवाओं को करने के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन यानी सीबीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ। वह दर है जिसके माध्यम से बैंक कम समय के लिए रातों रात आधार पर धन उधार ले सकता है। मसाला बॉन्ड। लंदन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एलएसई में सूचीबद्ध बॉन्डों को मसाला बॉन्ड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये को बढ़ाने के लिए इन बॉन्डों को अमेरिकी डॉलर में पेश और व्यवस्थित किया जाता है।
ये बॉन्ड भारत में ढांचागत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से भारतीय रुपए जुटाने में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम बॉन्ड को डॉलर से रुपए में परिवर्तित करता है और रुपए का उपयोग भारत में निजी क्षेत्र के निवेश के वित्त पोषण के लिए करता है। अगला है MIBOR। इसका फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। यह एक भारतीय कॉल मनी मार्केट का पैमाना है। यह वह दर है जिस पर बैंक अंतर बैंक बाजार में एक दूसरे से असुरक्षित धन उधार लेते हैं। अगला है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ RBI। नोट जारी करने के लिए भारत सरकार की वर्तमान प्रणाली न्यूनतम रिजर्व सिस्टम है, यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस नीति के तहत सोने और विदेशी मुद्रा के रूप में बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम भंडार 200 करोड़ रुपए का होना चाहिए। इस रिजर्व में रखे जाने वाले सोने की कीमत कम से कम 115 करोड़ रुपए होती है। यह प्रणाली 1956 में शुरू की गई थी। अगला है मनी इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें धन का मूल्य गिर जाता है और कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती है। अगला है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग विभिन्न स्रोतों से कमाए गए अवैध धन के रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। अवैध धन के प्रमुख स्रोत चोरी, रिश्वत या तस्करी आदि हो सकते हैं। अगला है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, यानी NIR। जब लोन की मांग कम होती है तो बैंक अपनी अतिरिक्त निधि केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास जमा कर देते हैं। इसके बदले में केंद्रीय बैंक ब्याज लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अगला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी NPA बैंक की ऐसी संपत्ति है जो आय पैदा नहीं करती। बैंक आमतौर पर NPA का वर्गीकरण इस तरह करता है जिसमें किसी भी वाणिज्यिक ऋण जो 90 दिनों से अधिक अतिदेय है और कोई भी उपभोक्ता ऋण जो 180 दिनों से अधिक अतिदेय है। अब हम बात करेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में किया जाता है। अगला है नोटिस मनी। जब 2 या 14 दिन के बीच की अवधि के लिए पैसा उधार लेना या देना, इसे नोटिस मनी कहा जाता है। अगला है टर्म मनी। जब 14 दिनों से अधिक की अवधि के लिए धन उधार लेना या उधार देना, टर्म मनी कहा जाता है। अगला है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऐसी गतिविधियां जो किसी कंपनी की प्रभावी रूप से संपत्ति या देनदारियां हैं लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखाई नहीं देती। दोस्तों बहुत ही ध्यान से इस डेफिनेशन को समझिएगा, एक लाइन में सारी बात आ गई। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैं बता देता हूँ, जैसे कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट, और इसके अलावा और भी होते हैं। अब हम बात करेंगे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की, यानी कि PCR, या हिंदी में इसको कहें सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री। तो सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री ये क्या होता है? भारत के लिए क्रेडिट जानकारी का एक डेटाबेस है जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है। एक PCR का रखरखाव केंद्रीय बैंक या बैंकिंग पर्यवेक्षक जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। PCR बैंकों द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण में मदद करता है। पारदर्शी सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री यह बैंकों द्वारा बेहतर ऋण निर्णय लेने में मदद करती है। यह ऋण बाजार में दक्षता बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी, इसमें सुधार करने में मदद करता है। अगला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। भारत में आबादी के एक बड़े हिस्से के पास धन की पहुंच नहीं है। इसलिए RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र के उधार मानदंडों को अपनाया है, जो गरीब और छोटे व्यवसायों के लिए उधार देने के मानदंडों में ढील देता है। इनमें जो सेक्टर आते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गए, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे राफा अकाउंट की। राफा का मतलब क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। राफा अनुपात दर्शाता है किसी बैंक के पास आवर्ती और सावधि जमा के रूप में कितनी जमा राशि है। अगला है रेपो रेट। जब RBI 1 से 90 दिनों के बीच अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है तो RBI बैंक से कुछ ब्याज लेता है
जिसे रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक आरबीआई में अपना अतिरिक्त पैसा जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज प्रदान करता है, उस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगला है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग है जिसमें रिटेल ग्राहकों के साथ डायरेक्ट डीलिंग की जाती है। इस प्रकार की बैंकिंग को लोकप्रिय रूप से उपभोक्ता बैंकिंग या व्यक्तिगत बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह आम जनता के लिए बैंकिंग का दृश्यमान चेहरा है। अगला है रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस। रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस का मतलब अनुक्रमिक प्रक्रिया है। इसमें स्क्रीनिंग, जोखिम का मूल्यांकन और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बैंक एक क्रेडिट योग्य ग्राहक को परिसंपत्ति उत्पादों के अनुप्रयोगों से उधार दे रहा है। अगला है स्किमिंग। स्किमिंग एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल धोखेबाज करते हैं किसी ग्राहक की व्यक्तिगत या क्रेडिट कार्ड की खाता जानकारी हासिल करने के लिए। ग्राहक के कार्ड को स्किमर के माध्यम से स्वैप किया जाता है और कार्ड पर चुंबकीय पट्टी में निहित जानकारी को फिर स्किमर या संलग्न कंप्यूटर में पढ़ा और संग्रहित किया जाता है। स्किमर मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के लिए उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है, लेकिन यह एक ऐसी रणनीति भी है जो पहचान चोरों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है। अब हम बात करेंगे SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। प्रत्येक बैंक को प्रत्येक व्यावसायिक दिनों के अंत में अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत गोल्ड प्लस कैश प्लस बॉन्ड प्लस सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रखना होता है, तो वो होता है SLR। अब हम बात करेंगे द बैलेंस ऑफ ट्रेड की यानी कि व्यापार संतुलन की। देश के निर्यात और उसके आयात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन के रूप में जाना जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। अगला है वॉस्त्रो अकाउंट। एक वॉस्त्रो खाता हुआ है भारत में विदेशी बैंक द्वारा अपने संबंधित बैंक के साथ रखा जाता है। दोस्तों वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, जहां आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक मेन बात, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों बैंकिंग से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर के वो चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।